की वजह से ऐसा महसूस हो रहा था कि लॉकडाउन सिर्फ शहर में नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी में लगा दिया गया है। पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है और ऐसा महसूस हो रहा था कि जमीन की गर्दिश रुक गई है, सुबह और शाम होना बंद हो चुकी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। रफ्ता रफ्ता हालात मामूल पे होते गए। लोगों ने कोरोना से एहतियात बरतने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के साथ साथ अपने कारोबार को, अपने इंस्टीट्यूशन को भी चलाना शुरू कर दिया। आपको मालूम होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनकी तालीम बंद नहीं है। उनकी तालीम ऑनलाइन उनकी तालीम हो रही है। जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, कॉलेज के अंदर सब जगह पढ़ा रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग भी ऑनलाइन तालीम अपने बच्चों को दे रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है। मेरे पास बहुत सारे सेंटर्स की रिपोर्ट है कि जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके बखूबी अपने सेंटर्स को चला रहे हैं। लेकिन बाद ऐसे भी सेंटर्स शायद होंगे, मुझे मालूम नहीं कि ऐसा कोई सेंटर है या नहीं, लेकिन बाद कुछ सेंटर्स ऐसे होंगे कि जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को तालीम देना नहीं चाहते हैं। वो एक फैशन के तौर पे या किसी दूसरे मकसद के तहत उन्होंने सेंटर लिया हुआ है। ऐसे सेंटर के जो इंचार्जेस हैं, हो सकता है कि वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे होंगे या क्लास का कोई मुतबादिल इंतजाम उन्होंने नहीं किया हुआ है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो मेरे नॉलेज में है वो तमाम सेंटर्स के जो इंचार्जेस हैं उन्होंने मुतबादिल इंतजाम किया हुआ है और वो ऑनलाइन क्लासेस बखूबी ले रहे हैं। मैं ऐसे तमाम सेंटर्स के इंचार्जेस और फैकल्टी मेंबर्स को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और मैं अपनी तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि उनको जो उनका जो फर्ज है वो फर्ज जो है वो पूरा कर रहे हैं। मुझे आप तमाम लोगों से यही उम्मीद है। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं और मुझे खुशी हो रही है कि जब कोरोना नहीं था तो मैं आप लोगों से कभी मुखातिब नहीं हुआ, इसलिए कि उस वक्त मुझे ये जानकारी नहीं थी कि मैं डायरेक्ट आपके सेंटर को विजिट किए बगैर भी आपसे मुलाकात कर सकता हूं। लेकिन इस कोरोना ने हमें ये सिखाया है और हमें ये बताया है कि फिजिकली हर सेंटर पे नहीं जाकर भी हम आपसे मीटिंग कर सकते हैं, हम आपसे मुलाकात कर सकते हैं, हम आपके मसाइल के बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं। तो कोरोना ने ये हमें मौका दिया और मुझे बेहद खुशी है कि हिंदुस्तान के तमाम सेंटर इंचार्जेस, हिंदुस्तान के तमाम सेंटर इंचार्जेस के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो इस वक्त मेरे सामने हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं और थोड़ी देर में मैं उनकी भी बातों को मैं सुनूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप एनसीपीवेल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप जहां जिस इलाके में हैं, जिस शहर में हैं, जिस रियासत में हैं, आप एनसीपीवेल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और एनसीपीवेल क्या है? एनसीपीवेल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक पार्ट है, भारत सरकार का एक पार्ट है। इस तरह से आप भी भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप सिर्फ हमारे नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो भारत सरकार अपने रिप्रेजेंटेटिव से क्या चाहती है, एजुकेशन मिनिस्टर क्या चाहते हैं, ये तमाम बातें ऐसी हैं कि आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आप सबसे पहली बात तो ये है कि जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, साफ साफ इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि ये जो नेशनल काउंसिल है ये उर्दू के प्रमोशन के लिए है। तो पहली जो मेरी जिम्मेदारी है
वो ये है कि उर्दू का प्रमोशन हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इसी उर्दू के प्रमोशन के लिए एनसीपीएल में बहुत सारे स्कीम चलाए जाते हैं और उसी स्कीम के तहत जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्कुल हॉट केक के तरह ये एक स्कीम है जिसे हम काबा एमडीटीपी कहते हैं। आपको मालूम है कि काबा एमडीटीपी जो हम सेंटर देते हैं इसमें लाखों रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं। तालिबान एक सेंटर को चलाने के लिए हम जो कंप्यूटर और उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं वो जो हम देते हैं वो लगभग 8-10 लाख रुपए का है। प्लस हम आपको फैकल्टी मेंबर्स भी देते हैं, उनकी सैलरी देते हैं और ये 10 साल तक हम देते हैं। और कुछ रियासतें ऐसी हैं कि जहां हम 15 साल तक हम सैलरी देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एनसीपीएल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके सेंटर को चलाने में। तो मैं ये चाहता हूं कि इतना बड़ा अगर सेंटर हमारा कंट्रीब्यूशन है, हम इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सरकार इन्वेस्ट करती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इन्वेस्ट करती है, तो वो ये चाहती है कि आप अपने सेंटर को बेहद हुस्न खूबी के साथ चलाएं और इल्म की रोशनी अपने इलाके में ऐसे फैलाएं कि उस इलाके का हर बच्चा, हर शख्स उर्दू लिखना, पढ़ना, बोलना सीखे और साथ साथ उर्दू वाले टेक्नोलॉजी से भी जुड़े। मोदी जी कहा करते थे कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर मुस्लिम वेल एजुकेटेड हो। हम चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। उनके इस सपने को एनसीपीएल ने सच करने की कोशिश की है। हमने उर्दू की तालीम देने के साथ साथ कंप्यूटर की तालीम भी देने की कोशिश हम कर रहे हैं और आप हमारी इस कोशिश को पूरे कौम के अंदर, पूरे समाज के अंदर आप फैला रहे हैं। मुझे इस बात के लिए बेहद खुशी है। लेकिन 5 जगहों से शिकायत हमें मिलती रहती है, आती रहती है कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका इस्तेहसाल किया जाता है। सेंटर इंचार्जेस और फैकल्टी मेंबर्स के दरमियान तालमेल नहीं है, हमेशा लड़ाई होती रहती है। हमारे पास रिटेन शिकायतें आती रहती हैं और जब शिकायतें आती हैं तो फैकल्टी मेंबर्स ये भी बताते हैं कि ये सेंटर बराए नाम है, इस सेंटर में कुछ नहीं हो रहा है, इस सेंटर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको ये भी मालूम होगा कि मोदी की हुकूमत में करप्शन नाम की कोई जगह नहीं है, करप्शन की कोई जगह नहीं है। आपको पता होगा कि एक जमाना था जब हिंदुस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर मतलब राजीव गांधी के जमाने में ये कहा जाता था कि सेंटर से हम 1 रुपया रिलीज करते हैं तो एक आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते वो 50 पैसा रह जाता है, 10 पैसा रह जाता है और बाकी 90 पैसे रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज बहुत ही हम फख्र के साथ प्राउड फील करते हुए हम ये कहते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है, इस मौजूदा हुकूमत में अगर हम 100 रुपया रिलीज करते हैं तो 100 रुपया में से 100 रुपया जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके खाते में जमा हो जाता है। मैं इस चीज को पूरी तरह से फॉलो करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने सेंटर्स हैं, कंप्यूटर सेंटर्स या हमारे जितने स्कीम्स हैं, वहां से कंप्यूटर का नामो निशान मिटा दिया जाए। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पिछले 2 साल में जो डायरेक्टर आया है उसने क्या क्या किया है और
आप सभी लोगों को ये बात मालूम है कि एनसीपीवेल में अब किसी तरह के करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आज ये दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपके पास हमारा आदमी या कोई भी शख्स जो एनसीपीवेल का नाम लेकर आपके सेंटर में जाता है और आपसे वो किसी तरह की रिश्वत की बात करता हो, किसी तरह के पैसे की बात करता हो, चंदे की बात करता हो, तो आप अपने मोबाइल के अंदर, आप तमाम लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल है, आप मोबाइल के अंदर उसको वीडियो बनाइए, उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए और मेरे पास भेजिए। मैं ऐसे करप्ट लोगों का क्या हाल बनाता हूं, ये सारी दुनिया देखेगी और आप भी देखेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे सेंटर इंचार्जेस वो खुद अपने फर्ज और सही रास्ते से भटक जाते हैं और डर से वो पैसा ऑफर करने लगते हैं, रिश्वत ऑफर करने लगते हैं और तरह तरह की खुशामद करते हैं, गिफ्ट देने लगते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप क्यों किसी को गिफ्ट देते हैं, क्यों किसी की खुशामद करते हैं? आप बहुत सारे लोग मेहमान नवाजी की सारी हदें पार कर जाते हैं, ऐसा क्यों? आपके पास जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाता है, जो भी हमारा ऑफिसर जाता है, उसको यहाँ से पैसे मिलते हैं आने जाने के लिए, उसको होटल में ठहरने के लिए पैसे मिलते हैं, उसको खाने के लिए पैसे मिलते हैं। आप अगर सही रास्ते पे हैं, अगर आप अपना सेंटर बहुत बढ़िया से ईमानदारी से चला रहे हैं, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी अगर आपको डराने की कोशिश करे, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और मेरे पास भेजिए वो वीडियो रिकॉर्डिंग, मैं देखिए उसका क्या हाल बनाता हूं। तो मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल सही तरीके से, ईमानदारी से, फेयर से आपको अपने सेंटर को चलाना है। आप एनजीओ के मालिक हैं। एनजीओ का मकसद क्या होता है? खिदमत खल्क करना। तो आप ये जरूर सोचिए रात में सोते वक्त कि आज एक दिन में आपने खिदमत खल्क किया या नहीं किया। आपके सेंटर से बच्चों की तालीम दी गई या नहीं दी गई। और यही बात फैकल्टी मेंबर्स पे भी लागू होता है। फैकल्टी मेंबर्स भी ये डेली रात में सोने से पहले खुद अपना तजजिया करें, अपना अपने बारे में सोचें कि उन्होंने कितने बच्चों को पढ़ाया, उनसे कितने बच्चों को फायदा हुआ। तो इन तमाम चीजों को आपको मद्देनजर रखना है और आपको इन तमाम चीजों को मद्देनजर आप रखेंगे, आपके अंदर अगर खिदमत खल्क का जज्बा है तो आप सही मानों में आप इस भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप सही मानों में मोदी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप सही मानों में हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप उनके आदमी हैं। आप सही मानों में हमारे आदमी हैं। आप भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों को आपको ख्याल रखना है और आपको मालूम है कि हमारा मकसद है उर्दू को फरोग देना, उर्दू जबान को फरोग देना। तो आप उर्दू जबान को फरोग देने में क्या क्या कर रहे हैं, इसका भी आपको तजिया करना चाहिए। क्या आप सेंटर चला रहे हैं अपने इलाके में, तो क्या उस सेंटर में बच्चों को कंप्यूटर की तालीम देने के साथ साथ उर्दू की भी तालीम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? और आपके इलाके में जो दूसरे बच्चे हैं, उन दूसरों बच्चों को आप उर्दू के तरफ रागिब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप कोई ऐसी सरगर्मी का इनेकाद करते हैं या नहीं करते हैं कि जिससे लोग, बच्चे, नौजवान उर्दू की तरफ रागिब हों? क्या आप अपने मोहल्ले के अंदर, आप उन इलाकों में जहां उर्दू बोलने वाले लोग होते हैं, क्या आप वहां जाते हैं? क्या आप उनसे बताते हैं, उन लोगों को कहते हैं कि इस कोर्स की अहमियत क्या है? आप सभी लोगों को ये बात मालूम हो गई होगी कि एनसीपीवेल से जो सर्टिफिकेट बच्चों को दी जाएगी, अब उसकी अहमियत
पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि NCPL से जो सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से उसको मंजूरी दी गई है। अब आपके बच्चे जब यहाँ से पढ़कर निकलेंगे तो उसकी डिग्री की वैल्यू होगी। शायद बाद लोगों का कहना था कि यहाँ से पास आउट होने के बाद सरकारी नौकरी के लिए जब बच्चे अप्लाई करते हैं तो उनके डिग्री की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब आपके यहाँ से जो बच्चे पास आउट होंगे और उनको जो डिग्री दी जाएगी उस डिग्री की बदौलत वो सरकारी नौकरी भी ले सकते हैं। क्या आपने इन तमाम बातों को अपने इलाके में आम किया है या नहीं किया है? क्या आपने कोई पम्फलेट छपवा कर आप अपने मोहल्ले के अंदर या उर्दू तबके के दरमियान आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है या नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द कीजिए। हमने सुना है कि बेशुमार ऐसे हमारे सेंटर्स हैं कि जिनमें एडमिशन लेने के लिए बड़ी परेशानी मशक्कत उठानी पड़ती है। तो अब आपको मशक्कत उठाने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहेंगे तो जितने जरूरत है हमें स्टूडेंट की उससे दुगुना स्टूडेंट आप ला सकते हैं। जब आप बताएंगे हमारी सर्टिफिकेट की अहमियत क्या है तो बच्चे खुद ब खुद आएंगे। वैसे जब आप सेंटर चलाते हैं तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरी तरफ से अगर आपको कहा गया है कि आपको 50 बच्चों का एडमिशन लेना है तो आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके सेंटर्स में 100 बच्चे हों। मैंने पिछले साल कुछ सेंटर्स का मुआयना किया था और हमने देखा कि उनके कागजात दुरुस्त नहीं हैं। बच्चों से कब पैसे लिए गए, फीस ली गई, वो फीस का सही तरीके से इंदराज नहीं है उनके रजिस्टर के अंदर। हाजिरी भी मैंने देखा कि बाद टीचर्स की हाजिरी नहीं है, बाद स्टूडेंट्स की भी हाजिरी नहीं है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अब वक्त वो गुजर गया जब आप जिस तरह से चाहते थे सेंटर इंचार्ज सेंटर लेने के बाद वो अपने मुफाद की बात करते थे, मुफाद की बात सोचते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको स्टूडेंट के मुफाद की बात सोचना होगा, बच्चों के मुफाद की बात करनी होगी। आपको उनको फायदा पहुंचाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपना हिसाब किताब दुरुस्त रखना पड़ेगा। बात जगह से मुझे ये भी शिकायत मिलती रहती है कि फला सेंटर में जो गैर कानूनी काम होता है, गैर अखलाकी वहां पे सरगर्मियां चलती हैं और एंटी नेशनल सरगर्मियां भी चलती हैं। तो ऐसे सेंटर्स को भी खबरदार हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा। हम चाहते हैं, हम हुकूमत हिंद और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये चाहती है कि आप अगर सही मानों में रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत सरकार के तो आपको ऐसी सरगर्मियां चलानी चाहिए और ऐसी सरगर्मियों को फरोग देना चाहिए जिससे चारों तरफ मजहबी हम-आहंगी पैदा हो, एक दूसरे के तई मोहब्बत और खुलूस का जज्बा हो, चारों तरफ शांति हो, चारों तरफ सुकून हो, चारों तरफ इल्म का फिजा कायम हो, चारों तरफ कुछ सीखने का दिल के अंदर ख्वाहिश और जज्बा हो। इस तरह का माहौल, इस तरह का समाज आपको पैदा करना है और आपको अपने इलाके में ऐसा ही माहौल बनाना है जैसा हमारी सरकार चाहती है। इसके अलावे आपको जब भी कोई सुझाव देना हो तो आप मशवरे हमें लिख करके भेज सकते हैं। हम आपके मशवरे को जरूर मानेंगे और इस तरह की मीटिंग हम आपसे बार बार करते रहेंगे। अभी ये पहली मीटिंग है लेकिन हम बहुत जल्द सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। हम फ्यूचर आने वाले मुस्तकबिल में आपके जो तालिबे इल्म होंगे मैं उन्हें भी देखना चाहता हूं ऑनलाइन कि वो किस तरह से तालीम हासिल करते हैं